जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डीएड एचआई फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 2 को। दोस्तों पेपर नंबर 2 के अंतर्गत वीडियो नंबर 7 होगा और यूनिट नंबर 5 होगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो वीडियो नंबर 7 है ये आपका पेपर नंबर 2 का लास्ट वीडियो है। कहने का मतलब ये है कि जो यूनिट नंबर 4 यानी 1 से लेकर के 4 यूनिट तक सारे आपके 6 वीडियो में कवर कर दिया गया है। वीडियो थोड़ा लंबा बना है क्योंकि एक एक यूनिट दोस्तों जो एक यूनिट आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिट नंबर 5, तो यूनिट नंबर 5 श्रवण अधिगम ऑडिटरी लर्निंग, ये होता क्या है? इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक आ रहे हैं यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत सारे के सारे एक वीडियो में कवर किए गए हैं। ये कवर एक जगह इसलिए किया गया है कि अगर 3 जगह इस वीडियो को हम दे देंगे तो पता चलेगा कि कुछ पॉइंट यहाँ रह गया, कुछ पॉइंट यहाँ रह गया, कुछ पॉइंट यहाँ रह गया। कुछ बच्चे बीच वाला पोर्शन देख लेंगे, शुरू वाला छूट जाएगा, लास्ट वाला छूट जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो तैयारी होगी वो अधूरी हो जाएगी। इसीलिए आपके जो यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कराया गया है। यूनिट नंबर 4 का जो है एक ही वीडियो में कवर कराया गया। इस तरीके से सारे यूनिट का आपको कवर कराया गया है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों श्रवण अधिगम। दोस्तों श्रवण अधिगम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा सुन बोल नहीं सकता है, ठीक है, कोई बच्चा सुन बोल नहीं सकता है तो उसको कैसे हम सुनाएंगे? दोस्तों इसके पहले जो हमारा वीडियो था यूनिट नंबर 4 उसमें वाणी विकास था, यानी जो वाणी है बोलने का विकास है, ठीक है, बोलने का विकास कैसे होगा, किस तरीके से हम लोग बोलवाएंगे, ठीक है। तो जब बच्चा बोलना सीख लिया, ठीक है, बोलना सीख लिया, कैसे वाणी होती है उसके बारे में हम जान गए, तो ऐसे श्रवण अधिगम के बारे में हमें जानना है, यानी सुनना क्या होता है, कैसे हम सुनते हैं। अगर हमें समस्या हो गई है, कोई बच्चा सुन नहीं सकता है तो उसको वाणी उच्चारण अभ्यास कैसे कराएंगे, और ऑडिटरी ट्रेनिंग जो होता है वो दोस्तों कितने भाग में होता है, कितने रूप में ये काम करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये एग्जाम में आप अगर वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं तो आप अभी लिख लीजिएगा, कहीं कुछ भी अगर उस तरीके से पॉइंट होगा कहीं भी आप लिख लीजिएगा। ये श्रवण प्रशिक्षण ऑडिटरी ट्रेनिंग आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा, एकदम बिल्कुल 100% ये गारंटी हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आपको एग्जाम में इस टॉपिक से देखने के लिए मिलेंगे। आइए श्रवण प्रशिक्षण क्या कहलाता है? श्रवण प्रशिक्षण का मतलब होता है सुनने का प्रशिक्षण देना, ठीक है, सुनने का। कोई बच्चा सुन नहीं रहा तो कैसे सुनेगा, उसी का हमें प्रशिक्षण देना ऑडिटरी ट्रेनिंग श्रवण प्रशिक्षण कहलाता है। श्रवण प्रशिक्षण ऑडिटरी ट्रेनिंग एक बेहतर प्रोग्राम है जो सुनने के कौशल को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सुनने की क्षमता को बढ़ाना, ध्वनियों को समझना और संसाधित करना है, और भाषण को स्पष्ट रूप से समझना शामिल है। यह उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो सुनने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, चाहे वह श्रवण यंत्र या कोक्लियर इम्प्लांट का उपयोग करते हों या अन्य प्रकार की सुनने की समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। कहने का मतलब जो ऑडिटरी ट्रेनिंग होगा दोस्तों, ऑडिटरी ट्रेनिंग यानी श्रवण प्रशिक्षण, ये उन व्यक्तियों के लिए है जो बच्चे सुन नहीं सकते, उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हियरिंग एड लगाए हुए हैं। हियरिंग एड का मतलब हो गया श्रवण यंत्र, जो श्रवण यंत्र कान में सुनने वाली मशीन लगाए हैं। वैसे बच्चों के लिए लाभदायक होगा जिनको कोक्लियर इम्प्लांट लगा है। कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में कल वाले वीडियो में हम लोग देखे थे, ठीक है, कल वाले वीडियो में हम लोग देखे थे, ठीक है। दोस्तों अब आते हैं ऑडिटरी ट्रेनिंग जो श्रवण प्रशिक्षण होता है उसका अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ तो आप जान गए कि सुनने का प्रशिक्षण देना है। तो श्रवण प्रशिक्षण जिसे अक्सर सुनने का प्रशिक्षण भी कहा जाता है, एक प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति की सुनने की क्षमता और भाषा समझ को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसमें शामिल है
दोस्तों इसमें क्या क्या शामिल है ये देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये जो 4 पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है श्रवण प्रशिक्षण का, यानी ऑडिटरी ट्रेनिंग का। आप ऑडिटरी ट्रेनिंग अगर देने जा रहे हैं तो ये चीज़ सबसे पहले होता है। सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई बहरा बच्चा आ जाता है, जो बच्चा सुनता नहीं, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहला कदम आप क्या उठाएंगे। तो सबसे पहला कदम दोस्तों होगा कि श्रवण की पहचान करेंगे। दोस्तों अब हो सकता है कि आप सोचेंगे कि हमारे पास तो उपकरण नहीं है, तो हम आपको अनौपचारिक श्रवण मूल्यांकन बताए थे, यानी अनौपचारिक तरीके से बिना मशीन का हम बच्चे का जो श्रवण पहचाना, कितना वो सुन रहा है, बहरा है, कितना नहीं सुन रहा है, ये आप अनौपचारिक प्रशिक्षण से, श्रवण प्रशिक्षण से जांच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, श्रवण बच्चों, अगर कोई बच्चा आता है ऑडिटरी ट्रेनिंग देना है तो सबसे पहला काम आप पहचान करेंगे, श्रवण की पहचान यानी ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, भिन्न विभिन्न ध्वनियों को अलग अलग पहचानने की क्षमता श्रवण पहचान के अंतर्गत आता है। यानी इसमें हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि जो बच्चा आया, ठीक है, वो सुनता नहीं है, लेकिन अगर कुछ आवाज़ को पहचानता है, हो सकता है कि कुत्ता बिल्ली की आवाज़ में बिल्ली की आवाज़ को कुछ पहचानता हो सकता है कि क ध्वनि को नहीं पहचानता हो, प को पहचानता हो। तो इस तरीके से हो सकता है, इसी की हमें पहचान करना है कि कौन कौन से ध्वनियाँ वो बच्चा पहचान रहा है, इस श्रवण पहचान के अंतर्गत आ गया। दूसरा है दोस्तों श्रवण अवधारणा। श्रवण अवधारणा का मतलब होता है कि ध्वनि को याद रखने और उसे पुनः स्मरण करने की क्षमता क्या है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है कि श्रवण समझ। श्रवण समझ का मतलब होता है दोस्तों कि जो हम आवाज़ दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कुत्ते की आवाज़, बिल्ली की आवाज़, ताली बजा रहे हैं, तखत यानी चौकी बजा रहे हैं, दीवार यानी किसी चीज़ पर हम किसी चीज़, सीटी बाँसुरी आदि आवाज़ दे रहे हैं, तो इन बच्चों को, जो बच्चा है वो आवाज़ के प्रति उसका समझ है कि नहीं है और उसका अर्थ वो निकाल पा रहा है कि नहीं। श्रवण कौशल का उपयोग दोस्तों, श्रवण कौशल का उपयोग यानी जब बच्चा आवाज़ सुन रहा है तो उसका उपयोग वो करता है, बात करने में उपयोग करता है कि नहीं। दोस्तों श्रवण प्रशिक्षण का मूलाधार, यानी श्रवण प्रशिक्षण का मूलाधार क्या है, तो श्रवण प्रशिक्षण का मूलाधार सुनने की क्षमता और भाषा कौशल है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप नहीं सुनेंगे तो नहीं बोलेंगे। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, जैसे कोई बच्चा अगर सुन रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई बच्चा सुन रहा है तभी वो बोलता है, क्योंकि अगर आपके, जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आप सुन रहे हैं आवाज़ को, लेकिन जो फारसी शब्द है, फारसी या उर्दू भाषा के कोई शब्द, श्रवण को उर्दू में क्या बोलते हैं आप कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं सुने हैं। तो जब कान में आपके श्रवण का उर्दू या फारसी भाषा कान में नहीं गया है तो आप कैसे जानेंगे उस चीज़ को। उसी तरीके से जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, उनके कान में तो कोई आवाज़ ही नहीं जाती है, तो कैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी या गिलास पानी, पापा, पपीता, पानी, आप जो बोल रहे हैं उनको सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो जब सुनाई नहीं दे रहा है तो उस शब्द को कैसे समझेंगे। तो जो श्रवण प्रशिक्षण है दोस्तों, उसका मूलाधार यही है कि बच्चे को बुलवाना और सुनने के प्रति उनको प्रोत्साहित करना और सुनने योग्य बनाना। श्रवण प्रशिक्षण के लक्ष्य दोस्तों, ऑडिटरी ट्रेनिंग के गोल क्या क्या है, लक्ष्य क्या है। तो श्रवण प्रशिक्षण का उद्देश्य श्रवण संकेत में गिरावट की भरपाई करना है। यानी जो श्रवण प्रशिक्षण है, जैसे हम लोग चश्मा लगाते हैं, कोई किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है तो चश्मा क्यों लगाया जाता है, चश्मा इसीलिए लगाया जाता है कि जो उसको, उस व्यक्ति को देखने की क्षमता बची है, जो उस व्यक्ति को देखने की क्षमता बची है उसका भरपूर उपयोग किया जाए और वो बच्चा देख सके। ठीक है, उसी तरीके से श्रवण प्रशिक्षण का मतलब हो गया दोस्तों कि कोई अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो उसको प्रशिक्षण दे करके जो ध्वनि संकेत है उसमें गिरावट न हो, जो उसके पास बची हुई क्षमता है, सुनने की जो भी क्षमता बची है उसको मशीन लगा करके और प्रशिक्षण दे करके उस क्षमता तक रोक देना। यानी 70% डीबी लॉस है और ये बच्चा 70 डीबी तक सुनता है, तो मशीन लगा करके और स्पीच थेरेपी और श्रवण प्रशिक्षण दे करके जो सुनने की क्षमता है उसको वहीं रोकना, ये श्रवण प्रशिक्षण के लक्ष्य के अंतर्गत आता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि और इसे श्रवण हानि वाले लोगों की सबसे आम शिकायत को कम करने में मदद करने के लिए एक हस्तक्षेप के रूप में पेश किया जाता है। जो पृष्ठभूमि शोर में भाषण को समझता है, एक अच्छे संप्रेषण कौशल को प्राप्त करना श्रवण प्रशिक्षण के प्राथमिक उद्देश्य है, लेकिन इसके लंबे समय के लक्ष्य में श्रवण प्रशिक्षण का कुछ व्यापक क्षेत्र निम्नलिखित है। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए तो अन्य व्यक्तियों जो श्रवण प्रशिक्षण है उसमें अन्य व्यक्तियों के मौखिक भाषा के बेहतर विवेक हेतु, भाषा के उपयोग में अत्यधिक शीघ्र विकास, वाणी की गुणवत्ता बेहतर हेतु, उच्च शैक्षणिक उपलब्धि हेतु, श्रवण के द्वारा सामाजिक आर्थिक में बेहतर समन्वय बनाए। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि श्रवण प्रशिक्षण, कोई बच्चा सुन नहीं पाता है तो हम उसे सुनने का प्रशिक्षण क्यों देंगे। सुनने का प्रशिक्षण दे करके दोस्तों ये सारे जो पॉइंट है आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को सही तरीके से डेवलप करना, ये श्रवण प्रशिक्षण का हमारा लक्ष्य होता है। और ये दोस्तों मेन आपसे ये पूछेगा कि श्रवण जो प्रशिक्षण है उसके चरण बताइए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। श्रवण प्रशिक्षण के बारे में तो आप जान गए, लेकिन किस किस चरण में श्रवण प्रशिक्षण देंगे। कोई बच्चा आपके सामने आ गया तो आखिर श्रवण प्रशिक्षण देने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे। तो श्रवण प्रशिक्षण के चरण, श्रवण प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के उपागम एवं दार्शनिक हैं और इसमें कार्य ढांचा बहुत ही व्यवस्थित है, जिसमें एक चरण के बाद दूसरे चरण उपागम का उपयोग किया जाता है। हरीश 1966, लिंग 1976 एवं दुर्वर 1982 के द्वारा दी गई परंपरागत उपागम में श्रवण प्रशिक्षण के 4 स्तर की व्याख्या है, जो संभाषणात्मक संप्रेषण की वाक्य को ग्रहण करने योग्य बनाता है। कहने का मतलब ये है कि जो श्रवण प्रशिक्षण है दोस्तों, ये श्रवण प्रशिक्षण है, किस चरण से दिया जाए, पहले क्या करें, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी ये जो चरण है आपके, जो 4 चरण यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे कि पहला है जागरूकता, दूसरा है विभेदीकरण, तीसरा है पहचान और चौथा है बोध। इसका मतलब क्या है, जो कि श्रवण प्रशिक्षण किसी बच्चे को देना है तो जागरूक, वो आवाज़ के प्रति जागरूक बच्चे को करना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आवाज़ हम देना शुरू कर रहे हैं, कुत्ते की आवाज़ को हम बच्चे को सुना रहे हैं, ठीक है, और कुत्ता और बिल्ली की आवाज़ में हम उसको अंतर करना। यहाँ देखिए, जब कुत्ता और बिल्ली की आवाज़ के प्रति हम जागरूक करेंगे सबसे पहले, उसको कुत्ता और बिल्ली दोनों के आवाज़ को सुना करके उसमें अंतर करना हम बताएंगे कि देखो बेटा ये कुत्ता की आवाज़ है। जैसे मान लीजिए कि इधर कुत्ता हो गया, इधर हो गया आपका बिल्ली, ठीक है, इधर हो गई आपकी बिल्ली। अब यहाँ पर कुत्ता का पिक्चर रखेंगे, इधर बिल्ली का पिक्चर रखेंगे, कुत्ता का आवाज़ पहले निकालेंगे, बच्चे के सामने कुत्ता का आवाज़ निकालेंगे। जैसे भो, कुत्ता कैसे बोलता है भो, तो भो का आवाज़ हम निकालेंगे और बच्चे को कुत्ते का पिक्चर दिखाएंगे, तो उसके प्रति वो जागरूकता पैदा होगी, बिल्ली की आवाज़ के प्रति जागरूकता पैदा होगी। अब क्या होगा दोस्तों, उसमें दोनों की आवाज़ में, ये कुत्ता की आवाज़ और ये बिल्ली की आवाज़ में, वो बच्चा अंतर विभेदीकरण करेगा कि ये कौन सा कुत्ते की आवाज़ कैसा आ रहा है, बिल्ली का आवाज़ क्या आ रहा है। उसके बाद दोस्तों जब वो विभेदीकरण कर लेगा तो उस कुत्ते और बिल्ली की आवाज़ को पहचान जाएगी। जैसे जैसे आप बिल्ली कहेंगे तो बिल्ली का चार्ट उठा करके दिखाएगा, जैसे कुत्ता की आवाज़ आप निकालेंगे तो कुत्ता का वो पिक्चर दिखाएगा, यानी कुत्ता कैसे बोलता है, बिल्ली कैसे बोलते हैं, इन दोनों आवाज़ों के प्रति वो पहचान जाएगा कि कुत्ता का ये आवाज़ है, बिल्ली का म्याऊं आवाज़ है, ठीक है। उसके बाद बोध दोस्तों, अब क्या होगा कि जब ये जान जाएगा बच्चा ये चारों चीज़, तीनों चीज़, तो अब उसके बारे में उसको नॉलेज हो जाएगा कि कुत्ता का आवाज़ कैसा होता है और बिल्ली जो बोलती है बिल्ली का आवाज़ कैसा होता है, इसके प्रति उसको ज्ञान हो जाएगा, यानी बोध हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या हो गया, आवाज़ के प्रति जागरूक करना, आवाज़ के अंतर्गत विभेदीकरण करना, उसके बाद उन दोनों आवाज़ को पहचानना और उसको दिमाग में रखना, बोधकरण करना। अब दोस्तों यही है, इसी में देखिए थोड़ा सा कॉपी के भाषा में क्या लिखा गया है, इसको देख लीजिए। जागरूकता के अंतर्गत, इसके अंतर्गत बच्चे को केवल आवाज़ का होना तथा न होना इसके बारे में भेद करना होता है, ठीक है। जागरूकता कि आवाज़ है या नहीं है। दोस्तों विभेदीकरण इसके अंतर्गत बच्चे को आवाज़ों का अंतर स्पष्ट करना होता है। यह बताना होता है कि आवाज़ समान अथवा अलग अलग है, यानी कुत्ता बिल्ली की आवाज़ है तो उसमें अंतर वो करेगा कि ये समान आवाज़ है या अलग अलग आवाज़ है, ठीक है।
उदाहरण भी कुछ दिया गया है विभेदीकरण के लिए, देख लीजिए, थोड़ा सा देख लें। ग्रास विभेदीकरण में बच्चे को दो अलग अलग आवाज़ में अंतर स्पष्ट कराना सिखाता है, जैसे ड्रम की आवाज़ कैसी है तथा सीटी की। अभी जैसे हम कुत्ता बिल्ली की आवाज़ निकाले तो उसी तरीके से ये ड्रम हो गया जो डम डम की आवाज़ देता है, और सीटी की आवाज़ जो पतली, यानी ड्रम की जो आवाज़ है दोस्तों ये मोटी आवाज़ है, और ये जो सीटी की आवाज़ है ये पतली आवाज़ है। ठीक है। हाई पिच जो सीटी की आवाज़ हो गई, ये हाई पिच होता है, यानी हाई पिच का मतलब जो औरतों की आवाज़ होती है ना वो हाई पिच की आवाज़ होती है। जो पुरुष वर्ग का होता है, ड्रम का होता है, चौकी तख्त का होता है, ये सब लो पिच होता है, यानी ये धम धम की आवाज़ आता है, मोटी आवाज़ होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है फाइन विभेदीकरण, यानी थोड़ा सा देखा जाए तो जो ड्रम है, ड्रम और ढोलक का अंतर कैसा होता है और ड्रम का अंतर, इसमें फाइन यानी बहुत कम अंतर होता है। इसमें भी विभेदीकरण, इस अंतर को भी पहचानने के लिए बच्चों को ऑडिटरी ट्रेनिंग के अंतर्गत सिखाया जाता है। दोस्तों अब आ गया पहचान करना। आपका तीसरा नंबर पर क्या है, आइडेंटिफिकेशन। इसके अंतर्गत बच्चे को विभिन्न प्रकार की आवाज़ों की पहचान कराई जाती है। बच्चा जब आवाज़ों को पहचानने लगता है तब उसे वाणी ध्वनियों की पहचान कराई जाती है। जैसे मान लीजिए कि कुत्ता बिल्ली, मोटा पतला, घंटी, गाड़ी, बस इत्यादि जब ध्वनि की पहचान हम बच्चों को करा लेते हैं, उसके बाद उसको क, ख, इस तरीके से जो ध्वनि है, स्वर है, अ, आ इत्यादि, इसके बाद हम बच्चे को ध्वनियों और इसके आवाज़ के बारे में पहचान करना हम लोग सिखाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, और ये ऑडिटरी ट्रेनिंग के अंतर्गत जो लास्ट है, चौथा नंबर पर आएगा, वो है आपका बोध। इसमें बच्चा आवाज़ को सुनकर आवाज़ के प्रति बोधात्मक रूप से व्यवहार करता है अथवा विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को सुनकर उत्तर देता है। जैसे एक बच्चा घर के अंदर है, वह बेल घंटी की आवाज़ सुनकर अगर दरवाज़ा खोलता है, अर्थात उसको घंटी की आवाज़ का बोध हो गया है। यानी कहने का मतलब अगर कुत्ता दरवाजे पर कुत्ता हम लोग बांध करके रखे हैं, यानी शहर में आप लोग देखे होंगे, अब तो गाँव में भी लोग रख रहे हैं, कुत्ता है और कुत्ता बाहर भौं भौं की आवाज़ निकाल रहा है, और बच्चा घर में, आपका बच्चा क्या है कि जो बच्चा सुन नहीं सकता है वो आपका बच्चा यहाँ पर घर में है, और जैसे कुत्ता ने आवाज़ निकाला और ये बच्चा आकर के यहाँ दरवाज़ा खोल दिया, तो ये बच्चा समझ गया कि ये कुत्ते की आवाज़ है, यानी कुत्ता की आवाज़ पहचान गया। गाड़ी, ट्रेन अगर पास से गुजर रही है, ट्रेन जा रही है और ट्रेन आवाज़ दे रही है और बच्चा संकेत करना है कि ट्रेन जा रही है, तो यानी ट्रेन की आवाज़ को पहचान गया, कुत्ता की आवाज़ को पहचान गया, बिल्ली की आवाज़ को पहचान गया, मम्मी पापा की आवाज़ को पहचान गया। ये बिल्कुल उस आवाज़ के प्रति पहचान हो गई है। ठीक है, ये आपका हो गया। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये हम ये कहेंगे कि ऑडिटरी ट्रेनिंग जो श्रवण प्रशिक्षण है, इसके चरण के अंतर्गत ये आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है कि श्रवण प्रशिक्षण किसे कहते हैं, इसके चरण को विस्तृत बताइए। तो श्रवण प्रशिक्षण क्या कहते हैं कि जो कोई बच्चा सुन बोल नहीं सकता है तो उसको हम सुन करके बच्चे को सामान्य व्यक्ति के तरह मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं और वो बच्चे को सुनने योग्य बनाते हैं, वो श्रवण प्रशिक्षण कहलाता है। श्रवण प्रशिक्षण को चार चरण होते हैं। पहला जागरूक करना है, यानी आवाज़ के प्रति जागरूक करना, आवाज़ के प्रति विभेदीकरण, आवाज़ को पहचानना और आवाज़ का बोध। ये आपके श्रवण प्रशिक्षण के चरण हो गए। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग देखें। श्रवण प्रशिक्षण के विभिन्न उपागम। ये उपागम आप छोड़ दीजिए, उपागम से कोई मतलब नहीं है, आप चरण को ध्यान दीजिएगा। ध्वनि जागरूकता, बृहद स्तर पर भेदभाव, सामान्य वाणी ध्वनियों के मध्य अंतर, सूक्ष्म वाणी ध्वनियों में विभेदीकरण। अभी हम लोग उसको देख ले। अब दोस्तों देखिए, श्रवण प्रशिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अगर मान लीजिए आपसे 15 नंबर में पूछ देता है कि श्रवण प्रशिक्षण क्या है, श्रवण प्रशिक्षण के चरण एवं श्रवण प्रशिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताएं, तो ये तीनों पॉइंट आपको हेडिंग याद होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, जब श्रवण प्रशिक्षण देना है, श्रवण प्रशिक्षण को क्या क्या है जो कि प्रभावित करता है। श्रवण यंत्र का चुनाव। दोस्तों कोई बच्चा अगर सुन बोल नहीं सकता है, सुनता नहीं है, तो उसको अगर अच्छा हियरिंग एड हम नहीं देंगे, सुनने का मशीन उसको अच्छा हम नहीं लगाएंगे और उसके बाद उसके सामने हम ऑडिटरी ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे, यानी आवाज़ के प्रति जागरूक करेंगे, पहचान करेंगे, बोध कराएंगे, विभेदीकरण कराएंगे, तो ये बच्चा जब श्रवण यंत्र सुनेगा नहीं, अच्छा श्रवण यंत्र नहीं है,
तो फिर कैसे वो ऑडिटरी ट्रेनिंग लेगा। तो ये है कि श्रवण यंत्र का हमें अच्छा तरीके से और अच्छे श्रवण यंत्र का चुनाव करना चाहिए। अभिभावक की सहभागिता, दूसरा क्या है दोस्तों, अभिभावक की सहभागिता। जैसे मान लीजिए कि अभिभावक की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण होती है इन दिव्यांग बच्चों के क्षेत्र में, यानी शैक्षिकता के क्षेत्र में या घर पर भी, क्योंकि जो अभिभावक हैं ये बच्चों के साथ रेगुलर रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक बच्चों के साथ बिताते हैं अभिभावक। तो ऑडिटरी ट्रेनिंग में अभिभावक का अगर सहभागिता सही तरीके से साथ नहीं मिलता है, जैसे मान लीजिए कि कोई बाहर से आता है तो कितने 1 घंटा पढ़ाएगा, 2 घंटा पढ़ाएगा, 3 घंटा पढ़ाएगा, स्कूल में जाएगा तो 4 से 5 घंटा बच्चा पढ़ेगा, लेकिन और सब घंटा तो अभिभावक के साथ रहता है। तो ये ऑडिटरी ट्रेनिंग में अभिभावक की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, व्यवसायिकों की दृढ़ निश्चितता, ये श्रवण प्रशिक्षण एक विशेषज्ञों को भी समान रूप से दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। यानी जो श्रवण प्रशिक्षण दे रहा है, जो ऑडिटरी ट्रेनिंग दे रहा है, जैसे आप लोग क्लास जब डीएड फाइनल कर लेंगे तो आप इन बच्चों को श्रवण प्रशिक्षण देंगे, तो जब आपको भी इन बच्चों के प्रति दृढ़ निश्चय होना चाहिए और अच्छी तरीके से अपना पूर्ण रूपेण समय इस पर देना चाहिए। दोस्तों, अगर इसके अंतर्गत देखें तो इस जो वाणी थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी, दोस्तों स्पीच थेरेपी यानी वाणी प्रशिक्षण। ऑडिटरी ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा देख ले। ऑडिटरी ट्रेनिंग श्रवण प्रशिक्षण, स्पीच थेरेपी वाणी प्रशिक्षण, यानी जो हम बोल रहे हैं ये वाणी प्रशिक्षण हो गया, जो सुन रहे हैं सुनने के लिए जो थेरेपी दी जाती है वो ऑडिटरी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें श्रवणबाधित बच्चों को सीखे गए कौशल का उपयोग करने के लिए अवसर। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी ये पॉइंट था व्यवसायिक दृष्टि, इसके अंतर्गत और सारे टॉपिक है। अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा बच्चों को इस तरीके से अभिप्रेरित करना चाहिए कि जो अपने आप बोल करके और समझने का प्रयास करे। इसके बाद श्रवण बाधित बच्चे के सीखे गए कौशलों को उपयोग करने का अवसर, यानी कोई बच्चा है और उसे आप बोलने के लिए सिखा रहे हैं या पढ़ाने के लिए कुछ सिखा रहे हैं, तो उस बच्चे को अवसर मिलना चाहिए ताकि जो सीख रहा है उसका उपयोग करे। बच्चे के माता पिता एवं शिक्षक के बीच सहभागिता होना चाहिए, सहकारिता, सहभागिता। शिक्षक द्वारा उपयोग की गई विधि, यानी किस विधि के द्वारा अपना शिक्षक उपयोग बच्चों को पढ़ा रहा है, उचित आदत, अभ्यास, संगठन इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अब आ गया श्रवण प्रशिक्षण के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब आ गया दोस्तों श्रवण प्रशिक्षण, अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता है उसको श्रवण प्रशिक्षण दे दिया गया, यानी ऑडिटरी ट्रेनिंग उसको हम लोग दे दिए। वो बच्चा सुनने लगा, आवाज़ के प्रति जागरूक भी होता है, आवाज़ को पहचानता भी है, आवाज़ को विभेदीकरण भी कर लेता है, आवाज़ को बोध भी हो गया, आवाज़ के प्रति बोध भी हो गया है, यानी ज्ञान भी हो गया है। तो जब बच्चा सुनना शुरू कर दिया तो अब उसका नेक्स्ट आता है कि जब सुनना शुरू कर दिया तो उसको बोलने के लिए अभ्यास कराना। तो बोलने के लिए जो अभ्यास कराया जाएगा उसे कहते हैं वाणी शिक्षण, यानी उसको स्पीच थेरेपी बोलते हैं। अब वो बच्चा सुनना शुरू कर दिया, अब उसको मशीन लगा दिए, अब आवाज़ को पहचानने लगा, तो हम स्पीच थेरेपी देंगे, वाणी उच्चारण अभ्यास कराएंगे। सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सही बात है, परंतु एक विशेष आवश्यकता वाले बालक के लिए वाणी शिक्षण के लिए तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे बच्चों को वाणी शिक्षण के उपयोग में लाए जाने वाली तकनीक को अलग अलग तरह प्रयोग करके उनकी भाषा व वाणी का विकास किया जाता है। श्रवण बाधित बच्चों के भाषा एवं वाणी विकास के प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक निम्नलिखित है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो सामान्य बच्चे होते हैं वो तो अपने से पढ़ लेंगे, कोई उनको तकनीकी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो बच्चा सुन बोल नहीं सकता है तो भाई उनको बुलवाने के लिए भी तकनीक की ज़रूरत है, सुनने के लिए भी तकनीक की ज़रूरत है। तो उसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये कौन कौन से तकनीक आएंगे जो वाणी उन लोगों को बुलवाने में काम आएगा, वाणी उच्चारण में काम आएगा। तो सबसे पहला है दोस्तों ऑडिटरी ग्लोबल उपागम, पहला ऑडिटरी ग्लोबल उपागम, दूसरा है मल्टी सेंसरी सिलेबस इकाई उपागम, दूसरा है, तीसरा है एसोसिएट फोनेम इकाई उपागम, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, क्यूड स्पीच और डेनियल लिंग
उपागम। दोस्तों यहाँ से भी आपको एग्जाम में पूछ देगा कि ऑडिटरी वर्बल थेरेपी क्या है। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी क्या है, ये पेपर में लगभग अक्सर करके पूछता है। ठीक है, तो ये आप ये बिल्कुल याद रखिएगा और सब थोड़ा सा कम भी देखिएगा, ठीक है। लेकिन ऑडिटरी वर्बल थेरेपी क्या होता है इत्यादि ये प्रश्न आपसे जरूर पूछेगा। तो आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले आ गया ऑडिटरी ग्लोबल उपागम, यानी बच्चे को बुलवाने में ऑडिटरी ग्लोबल उपागम का मतलब क्या होता है। तो इस तकनीक के अंतर्गत जो निर्देश एवं तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है वह बहुत ही व्यवस्थित रूप से चुने जाते हैं। इन अलग अलग तरीकों को पद्धति मेथड कहते हैं। अलग अलग तकनीक को अलग अलग नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑडिटरी का मतलब हो गया सुनना। ग्लोबल उपागम, तो ग्लोबल उपागम का मतलब ऑडिटरी ओरल। दोस्तों ऑडिटरी ओरल इसके अंतर्गत हो गया सुनना बोलना हो गया, ऑडिटरी वर्बल हो गया, ठीक है, इत्यादि, और ध्वन्यात्मक हो गया। ये सारे उपरोक्त लिखे पद्धति में कुछ खास सिद्धांत पाए जाते हैं जो कि सामान्य है। ठीक है, ये सिद्धांत हैं, एक सेकंड। बच्चे में प्रत्यक्ष रूप से बोले, ये सब छोड़ दीजिए। बच्चों में विशिष्ट इकाई एकत्रित करना, ये भी छोड़ दीजिए। आप आइए मॉनिटरिंग स्पीच, ये भी मॉनिटरिंग स्पीच का मतलब। अब मल्टी सेंसरी देखिए, ये एक आ गया मल्टी सेंसरी सिलेबस इकाई। यानी मल्टी सेंसरी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है और उसको हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत से हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आपको पता ही होगा। आँख यानी देखना, ठीक है, आँख यानी देखना, ये पहला ज्ञानेंद्रिय। दूसरा है नाक, नाक यानी सूंघना, ठीक है, ये दूसरा ज्ञानेंद्रिय हो गई। तीसरा स्पर्श, स्किन, ठीक है, यानी ये आपका तीसरी ज्ञानेंद्रिय हो गई, स्पर्श। उसके बाद दोस्तों कान हो गया, ठीक है, कान हो गया, सुनना हो गया, यानी ये हो गया। आँख हो गया, नाक हो गया, स्पर्श हो गया, कान हो गया, ठीक है। ये आपके 4 ज्ञानेंद्रिय हो गई। 5वां ज्ञानेंद्रिय क्या है, आँख हो गया, नाक हो गया, आँख, नाक, कान, स्पर्श, और एक छूट रहा है, एक जीभ छूट रहा है, ठीक है, एक जीभ। ये आपके 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो मल्टी सेंसरी सिलेबस इकाई उपागम का मतलब है कि हमें कोई बच्चे को अगर पढ़ाना है तो सुनने का भी प्रयोग करना है, आँख का देखने का भी प्रयोग करना है, और स्पर्श का भी प्रयोग है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा अंधा है, तो अंधा बच्चा है तो वो देख नहीं सकता है लेकिन सूंघ तो सकता है। नाक है उसके पास, जीभ है, कान है, स्पर्श, इन सारे ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके सिलेबस होना चाहिए और पढ़ाया जाना चाहिए। ये आपका मल्टी सेंसरी सिलेबस के अंतर्गत आता है। दोस्तों नेक्स्ट है वाणी उत्पत्ति के 3 भाग, ये सब छोड़ दीजिए। अभ्यास, उद्देश्य, एसोसिएट फोनेम उपागम। देखिए ये एक उपागम है, एसोसिएट फोनेम इकाई उपागम। तो एसोसिएट फोनेम इकाई का मतलब इसके मुख्य सिद्धांत होते हैं। वाणी के लिए बहुज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करना, वाणी सिखाने के लिए फोनेम को सामान्य माना जाना, वाणी विकास के तीसरे चरण पर जोड़ देना, ये आपके हो गए। नेक्स्ट ऑडिटिव वर्बल, हाँ ये बताना हमें बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये पेपर में यही आएगा। ऑडिटिव वर्बल थेरेपी, भाषा का विकास सुनकर सीखने से होता है। यानी जो भाषा होती है दोस्तों, भाषा का विकास सुनकर सीखने से होता है। इसी सिद्धांत पर इस उपागम का तकनीक का कार्यप्रणाली, अवस्था और प्रतिक्रिया इसी पर निर्भर करती है। कहने का ऑडिटिव वर्बल थेरेपी यानी सुन करके बोलना, ये ऑडिटिव वर्बल थेरेपी के अंतर्गत आता है। ऑडिटिव वर्बल थेरेपी का सिद्धांत निम्नलिखित है। यानी क्या सिद्धांत है, बच्चों को जितनी जल्दी हो सके पहचान कर लिया जाना चाहिए। यानी सुनता है कि नहीं सुनता है, कितना सुनता है, ये ऑडिटिव वर्बल में हमें जल्द से जल्द बच्चों को पहचान कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है चिकित्सीय एवं श्रवण प्रबंधन पूरी तरह से हो जाए, जिससे कि श्रवण यंत्र का चुनाव रख रखाव हो या कोक्लियर इम्प्लांट या अन्य संवेदी यंत्र का प्रयोग किया जाए। अभिभावक को और शिक्षकों को सही गाइडलाइन, सलाह और सहायता दिया जाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस थेरेपी में एक बच्चा और प्रशिक्षणकर्ता होता है और मॉनिटरिंग सहयोग करता है। प्रकृति संप्रेषण के लिए विकासात्मक स्तर वाणी का स्वयं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चे को निरंतर मूल्यांकन होता रहे और
आवश्यकता अनुसार परिवार में बदलाव लाया जाए। यानी कहने का मतलब आवश्यकता अनुसार परिवार में बदलाव लिया जाए, ये क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो परिवार है वहाँ से अगर बच्चा कुछ नहीं सीख पा रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है तो उसको परिवार से अलग दूसरे जगह रखा जाए। सहायता सेवा प्रदान करना, जिससे कि बच्चे का मूल्यांकन और सामाजिक विकास में बच्चे को नियमित कक्ष में प्रयोग हेतु सहायता प्रदान करे। दोस्तों, ऑडिटरी बर्बर थेरेपी का दर्शन, इसके अंतर्गत देखेंगे तो ऑडिटरी बर्बर जो थेरेपी है उसके दर्शन के अंतर्गत बच्चे जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है उसकी बची हुई श्रवण क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, बच्चे को श्रवण क्षमता के अनुरूप सुनकर बोलने के लिए सिखाया जाता है। ऑडिटरी बर्बर थेरेपी का लक्ष्य है कि श्रवण बाधित बालक जिस वातावरण में रह रहा है वहाँ के वातावरण के ध्वनियों को सुनकर सीखने पर जोर दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह किसी प्रकार का श्रवण दोष की तीव्रता हो उसे अपने समाज, परिवार आदि के बातचीत सुनने बोलने का अधिकार है। ठीक है, अब दोस्तों क्यूड स्पीच क्या है इसको भी आप लोग देख लिए। कहने का मतलब ये सारे पॉइंट एग्जाम में आपसे 2-2 नंबर का पूछ ही देता है कि क्यूड स्पीच क्या है, डेनियल लीग क्या है। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे क्यूड स्पीच क्या है, क्यूड स्पीच को कोसेट के द्वारा 1960 में प्रतिपादित किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रवण बाधित बच्चों के लिए फोनेटिव भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह विभिन्न भाषा में बताया गया है, जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 31 भाषा में तथा 5 से 6 भारतीय भाषा में विकसित किया गया है। यह सिर्फ श्रवण बाधित बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि मानसिक मंद, श्रवण दृश्य बाधित, अल्प दृष्टि दोष व्यक्तियों को वाणी सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यूड स्पीच आर्टिकुलेशन घुमाव के द्वारा अलग अलग ध्वनि को अलग अलग रूप में वर्गीकृत करते हैं। दोस्तों, क्यूड स्पीच आप लोगों ने देखा कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रवण बाधित बच्चों के लिए फोनेटिव भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसमें 31 भाषा है और भारत में अगर देखा जाए तो 5 से 6 भाषा में इसको प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, क्यूड स्पीच को चेहरे के 4 स्थानों तथा हाव भाव के बनावट के आधार पर सिखाया जाता है। हाथों की स्थिति तथा घुमाव एवं स्थान से दूसरे स्थान को दूरी को निर्देशित करता है। व्यंजन 4 स्थान तक तथा 8 हाथों के बनावट के आधार पर हर एक व्यंजन की उत्पत्ति की जाती है। स्वर गले के सामने तथा होठों के सामने, गाल के सामने अलग अलग स्थानों के अनुसार विभिन्न स्तर की उत्पत्ति करते हैं, जो वृत्तकार एवं अवृत्तकार फैलाव के आधार पर होता है। यानी ओठ से अ, आ, ई इत्यादि ये स्थान के आधार पर होता है। दोस्तों, अब आ जाइए डेनियल लिंग का 6 ध्वनि परीक्षण। इसके डेनियल लिंग द्वारा बनाया गया यह एक अत्यंत उपयोगी तथा साधारण परीक्षण है, जिसके द्वारा यह जांच किया जाता है कि बच्चा अपने शेष श्रवण का उपयोग श्रवण यंत्र के साथ करके वह सभी ध्वनियों को इंगित कर पा रहा है या नहीं। शुरुआत में इस परीक्षण में 5 ध्वनियों का परीक्षण होता है तथा जिसे डेनियल लिंग 5 ध्वनि परीक्षण कहा जाता था। कुछ समय उपरांत एक और ध्वनि जोड़ दिया गया, तभी से डेनियल लिंग का 6 ध्वनि परीक्षण कहा जाता है। जिन 6 ध्वनियों का उपयोग किया गया है वे ध्वनियाँ इस प्रकार हैं: अ, उ, बड़ी ई, स, म। ये ध्वनि जिन आवृत्ति दायरे के अंतर्गत आते हैं उनके आधार पर इन ध्वनियों का चुनाव किया जाता है। इन 3 व्यंजन ध्वनियों को इस प्रकार से बोलना चाहिए कि इनके बाद वाला स्वर का उच्चारण न हो सके। इस तरह जब हम किसी व्यक्ति को चुप रहने के लिए ध्वनि निकालते हैं, उसी के समान उसी से मिलता जुलता स है और सांप के चलने की ध्वनि से मिलता जुलता है। स है तथा म एक नासिक ध्वनि है। बच्चे यंत्र को पहनकर यह जांच किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या वह ध्वनियों को सुन पा रहा है? पुराने बच्चों को कहा जाता है कि जब श्रवण यंत्र का उपयोग करके जब वे ध्वनि सुने तब ताली बजाएं या अंगुली को ऊपर उठाएं। शिशुओं के लिए लिंग से
लिंग ने कंडीशनिंग ओरिएंटेशन रिफ्लेक्ट आइडियोमेट्री का उपयोग किया। प्रारंभ में जब बच्चा अपने श्रवण यंत्र पहनकर ध्यानपूर्वक सुनता या देख रहा होता है, तब बाद में वह केवल ध्यानपूर्वक सुन रहा होता है। तब ध्वनियों को कहा जाता है कि सभी बच्चा जिनका 1000 हर्ट्ज तक मापित किए गए हैं, वे तीनों स्वरों की ध्वनियों को शांत वाणी में 5 यार्ड की दूरी से बोले जाने पर अपने श्रवण यंत्र को पहनकर सुन पाएंगे। बच्चे जिनके श्रवण यंत्र मापन 2000 हर्ट्ज है तक किया गया, तो वे भी समान रूप से ध्वनि को सुन सकेंगे। बच्चे जिनकी श्रवण क्षमता 4000 है नापी गई थी, वो भी बच्चे क्या करते हैं, ध्वनि को इंगित कर पाएंगे। लिंग के अनुसार श्रवण यंत्र के द्वारा सभी 5 ध्वनियाँ सुन पाने की काबिलियत यह प्रदर्शित करता है कि बच्चा वाक्य के सभी आयामों को इंगित कर पाएगा, क्योंकि सभी फोनिक्स का आवृत्ति दायरा इन 5 ध्वनियों के अंतर्गत आ जाता है। इन 3 स्वर ध्वनियों में हारमोनियम भी निहित होती है, जो सुप्रा सेगमेंटल जानकारी, यांत्रिक तीव्रता, अवधि दर तथा वाणी के 5 से संबंधित पर्याप्त जानकारियां भी सम्मिलित होती है। अतः इन तीनों परीक्षणों का उपयोग करके हम किसी व्यक्ति के लिए उचित यंत्र का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, स्पीच ट्रेनर क्या है, ये अलग सब्जेक्ट होता है, ये अलग सब्जेक्ट ना इसी सब्जेक्ट का है। स्पीच ट्रेनर का क्या कहलाता है? अगर आपसे पूछ दे कि स्पीच ट्रेनर क्या है, स्पीच का मतलब वाणी हो गया जो बुलवाया जाता है, और ट्रेनर का मतलब मशीन हो गया, यानी जो मास्टर होता है। तो स्पीच ट्रेनर एक प्रकार का मशीन होता है और यहाँ से लीड निकला होता है, और ये लीड कान में, बच्चों के कान में ईयरफोन लगा दिया जाता है, हेडफोन होता है, और यहीं से वॉल्यूम कंट्रोल, आवाज़ को कैसे देना है, और यहाँ एक माइक लगा होता है दोस्तों, जिसमें टीचर जो होता है माइक में बोलता है, और ये मशीन सारे घटा बढ़ा करके ये सामने बच्चों के बोलता है। तो वही एक स्पीच ट्रेनर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। उसके द्वारा हम बच्चों को स्पीच थेरेपी देते हैं, ठीक है। श्रवण यंत्र यह पद्धति है, इसके द्वारा श्रवण बाधित व्यक्तियों या बच्चे अपनी बची हुई क्षमता का उपयोग अधिकतम से अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि जो श्रवण यंत्र है उसके द्वारा बच्चे अपने सुनने की क्षमता बची हुई है उसका उपयोग करते हैं, और जो स्पीच ट्रेनर है इसके सहायता से बच्चों को स्पीच दी जाती है। स्पीच थेरेपी दोस्तों अगर देने के लिए यहाँ पर देखेंगे मोनोटाइप और स्टीरियोटाइप। मोनोटाइप क्या है और स्टीरियोटाइप क्या है, ये हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में देखे थे। यह व्यक्तिगत श्रवण यंत्र से बहुत बड़ा होता है, यानी जो आपका स्पीच ट्रेनर है दोस्तों, स्पीच ट्रेनर के बारे में बताया गया है कि जो ये बॉडी लेवल हियरिंग एड होता है ये तो छोटा होता है, लेकिन उससे कई गुना बड़ा होता है। यह व्यक्तिगत श्रवण यंत्र से बहुत बड़ा होता है। यह उच्च गुणवत्ता श्रवण विस्तारक प्रदान करता है, दोनों कान में श्रवण की सुविधा प्रदान करता है। इसे बड़ा आकार वाला श्रवण यंत्र समझा जा सकता है। यह एक प्रकार का मास्टर श्रवण यंत्र होता है जो विभिन्न प्रकार के श्रवण दोष के लिए उपयोगी किया जा सकता है। इसके अंतर्गत 2 माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, हेडफोन होता है। माइक यंत्र के अंदर अथवा बाहर से जुड़ा होता है। इसमें टोन कंट्रोल, गेन कंट्रोल और ऑन ऑफ स्विच स्वतंत्र रूप से होता है। दोस्तों अभी हम लोग पढ़े मोनोटाइप और स्टीरियोटाइप। तो मोनोटाइप का जो स्पीच ट्रेनर है उसका मतलब क्या हो गया, तो मोनोटाइप का जो स्पीच है ट्रेनर है, तो मोनोटाइप स्पीच ट्रेनर एकल विस्तारण परिपथ होता है। इसके अंतर्गत एक स्वतंत्र वॉल्यूम नियंत्रक होता है जिसके द्वारा प्रत्येक कान के आउटपुट स्तर को समायोजन किया जाता है। ये मोनोटाइप का हियरिंग एड हो गया। दोस्तों स्टीरियोटाइप का मतलब हो गया कि स्टीरियोटाइप में 2 स्वतंत्र विस्तारण परिधि सर्किट होते हैं। इसमें व्यक्तिगत रूप से आउटपुट स्तर को समायोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत शुद्ध स्वर औसत को 30 dB स्तर से अधिक विस्तारण स्तर रखा जा सकता है। किसी भी स्पीच ट्रेनर की आवृत्ति क्रिया वक्र 100 हर्ट्ज से 8000 हर्ट्ज के मध्यम होता है। यह प्रशस्त वाइड आवृत्ति प्रकृति वक्र अच्छी वाणी ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकता है तथा कुछ स्पीच ट्रेनर में ध्वनि नियंत्रक भी होता है। इसमें भी और यू मीटर होता है जो कि ध्वनि प्रबलता के आउटपुट स्तर को सूचित करता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवाज़ को मॉनिटरिंग करता है। यानी जो ये भी यू मीटर है दोस्तों, जैसे हम लोग बोलते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि कोई ऐसा पॉइंट है कि यहाँ रहता है और ये सुई रहती है। जैसे ही आप आवाज़ देते हैं आप सुई ये सीधे यहाँ आ जाती है। तो कितने लेवल पर हमें बोलना है ये एक भी यू उसमें मीटर होता है स्पीच ट्रेनर। अब स्पीच ट्रेनर के दोस्तों लाभ क्या क्या हैं।
स्पीच जो ट्रेनर है उसके लाभ क्या है? इसमें प्रशस्त आवृत्ति प्रतिक्रिया सीमा होती है, अधिकतम आउटपुट स्तर 140 dB होता है। यह सभी प्रकार के श्रवण दोष के लिए उपयोगी किया जाता है। यह श्रवण प्रशिक्षण क्रियाओं में उपयोगी है। इसमें उच्च गुणवत्ता प्रवर्धन होता है, ठीक है, लेकिन इसके हानि भी हैं कुछ। स्पीच ट्रेनर के कुछ दोष हैं। यह बच्चे के चलन क्रिया को बाधित, यानी कहने का मतलब ये बच्चा इसको पहन करके चल फिर नहीं सकता है। हेडफोन छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होता है। यह थोड़े समय के लिए पहना जाता है। यह केवल प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों ये आपका पेपर नंबर जो था 2 ये भी कंप्लीट होता है, ठीक है, पेपर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। और ये जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रीवियस ईयर के पेपर को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका पहला पेपर कंप्लीट हो गया, दूसरा पेपर कंप्लीट हो गया और तीसरा पेपर आपका कंप्लीट हो गया। पूरा तीनों पेपर ये कंप्लीट हो गए हैं। अब दोस्तों इसके बाद 5वां पेपर हम कराएंगे, उसको 6ठा कराएंगे, लास्ट में आपका 4था जो पेपर रहेगा लास्ट में कराएंगे, क्योंकि वो जो 4था पेपर है दोस्तों वो है CDP का, यानी बाल विकास एवं मनोविज्ञान, बच्चों का विकास कैसे होता है। ये आप हो सकता है कि बहुत बार ये पढ़े होंगे, लेकिन जो ये आपका 5वां और 6ठा जो सब्जेक्ट है ये विशेष शिक्षक से संबंधित हो जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले ये क्लियर हम करा दे रहे हैं, उसके बाद आपको जो 4था पेपर बचेगा ये भी क्लियर करा देंगे, उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाएंगे और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। कोई कमेंट हो अच्छा बुरा जो भी कमेंट हो आप कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।